हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स पे बात करने वाले हैं और इसमें फिजिक्स मैं जो है आपको डायमेंशन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो डायमेंशन क्या होता है इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो डायमेंशन होता है वह जितने भी भौतिक राशियाँ होती हैं हमारे पास, उन्हीं भौतिक राशियों के संकेतों के द्वारा व्यक्त करने की एक प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो डायमेंशन फार्मूला पे ही हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे और ये 11 फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कृपया इसे पेशेंस बना करके आराम से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। देखिए, ये डायमेंशन फार्मूला अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि पूरे फिजिक्स से रिलेटेड है। यह बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपको पूरे फिजिक्स में ये कहा जाए कि अगर आपको सूत्र पता है तो आप डायमेंशन बहुत इजीली वे में आप निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उन भौतिक राशियों को पता करते हैं जो हमारी मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लंबाई का, तो लंबाई का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, यल होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान का। तो जो द्रव्यमान का जो संकेत होता है, द्रव्यमान को यम से लिखा जाता है। फिर हमारा आता है तीसरा समय। समय को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले जो है बीमी सूत्र जब प्राप्त किया गया तो इन्हीं तीन भौतिक राशियों से मिलाकर के प्राप्त किया गया। फिर और भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे धारा, करंट। तो धारा का जो संकेत होता है, मतलब जो सिंबल होता है इसे रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, ए होता है। फिर हमारा आता है ताप, टेम्परेचर। तो ताप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। इसके बाद अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा का और कैंडिला का, देखिए जो ताप होता है वह कहीं कहीं थीटा से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं ताप को टी से भी लिखा जाता है। तो इस दोनों बात को आप मेजर करेंगे। टाइम को भी लिखने का यही तरीका है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ताप को टी और थीटा दोनों चीज़ों से दर्शाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम कहें कैंडिला, तो जो कैंडिला होता है, कैंडिला मुख्यतः अगर हम लोग दर्शाएं तो सी डी या इसका जो कैपिटल पहला वाला अक्षर होता है सी, ये इससे हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। फिर एक और आता है पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की मात्रा होता है इसका जो सिंबल होता है MOL होता है, मोल। तो सबसे पहले इन्हीं भौतिक राशियों पे हम लोग बात करते हैं और इन्हीं भौतिक राशियों को किसी संकेत के द्वारा व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमी सूत्र कहते हैं। और बीमी सूत्र को अगर मैं आपसे कहूँ लंबाई का बीमी सूत्र आप बताइए लंबाई का, तो देखिए इसमें यम तो है नहीं, तो यम पे 0 हो गया। यल है तो यल रहने दीजिए और टी नहीं है तो टी पर 0। ये हो गया लंबाई का बीमी सूत्र। अगर मैं आपसे यहीं पे बोल दूं कि ये जो द्रव्यमान है इसका आप बीमी सूत्र लिखिए, तो द्रव्यमान को यम से लिखा जाता है। इसमें लंबाई मेंशन किया नहीं है तो लंबाई पे 0 हो गया। टाइम भी इसमें नहीं है तो टाइम आप 0 ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ आपको
जो समय है, समय का आप डायमेंशन लिखिए। तो समय देखिए इसमें यम है नहीं, यम इंक्लूड है नहीं, तो उस पर 0 कर दीजिए। यल भी नहीं है तो 0 कर दीजिए। टाइम है स्पेशल, तो टाइम के लिए आप क्या यहाँ पर सिंबल लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे। एम्पियर में भी एम्पियर को आप ए से चाहें तो जनरली लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, बीमीय सूत्र है। तो अब आपको ये बीमीय सूत्र आ गया होगा। अब इसके अतिरिक्त ये जो मूल राशियां हैं, इनके मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी मात्रकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। और उन मात्रकों को, मतलब ये जो हमारी मूल राशियां होती हैं, कितनी हैं, 7 हमारी मूल राशियां हैं। और इन 7 मूल राशियों के अलावा जो राशियां मिलती हैं और जो उनके मात्रक मिलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब आइए हम लोग उन व्युत्पन्न मात्रकों को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग व्युत्पन्न मात्रकों का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो हमें जो है सूत्र की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना सूत्र के आप बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब कुछ और भी राशियों के हम लोग बीमीय सूत्र को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं वेग का। तो देखिए वेग का जो सूत्र होता है वह होता है विस्थापन बटे समय। तो अगर देखा जाए तो वेग हमारी एक प्रकार से क्या है, तो वेग का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे विस्थापन एक प्रकार से लंबाई होती है और समय को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो गया एल टी, यहाँ नीचे 1 है, ऊपर जाता है तो -1। तो ये हमारा जो है वेग का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। फिर हम लोग वेग के बाद बात करते हैं त्वरण का। तो त्वरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो त्वरण में हम लोग यही कर सकते हैं कि त्वरण का सबसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। तो त्वरण जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, अर्थात वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन, और बटे में क्या होता है, समय होता है। तो वेग में परिवर्तन का तो आपने निकाल लिया है एल टी -1 और जो समय है, समय का क्या होता है, टी होता है। तो ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी पर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वेग का भी निकाल लेते हैं। फिर त्वरण का भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं बल का। तो बल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो जो बल का सूत्र होता है वह द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, त्वरण होता है, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मास को हम लोग यम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और त्वरण का मैंने यहाँ पे ऊपर आपको निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। ये यल है और ये क्या है, t-2। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे ml t-2। ये हो गया बल का। फिर बल के बाद मैं कार्य को लेता हूँ, मैं एक सिस्टमेटिक वे में ले रहा हूँ, कार्य को भी बात करते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का जो डायमेंशन फार्मूला है आपके सामने लिखा गया है ml t⁻²। और जो विस्थापन होता है अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक प्रकार से लंबाई होती है, तो लंबाई को हम लोग यल से लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये फार्मूला मुझे मिल गया ml t⁻²। कार्य हो गया। इसके बाद कुछ और भी व्युत्पन्न मात्रक हैं जिस पे मैं लोग बात करता हूँ, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो थोड़ा सा आपको अलग नाम लगेगा और ये अलग टॉपिक भी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे फिजिक्स में जितने सूत्र हैं उन सभी सूत्रों का बीमी सूत्र लिखा जा सकता है, अर्थात ये टॉपिक जो है ख़त्म होने वाला ही नहीं है। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर का जो दोनों पेपर है फिजिक्स का, दोनों पेपर का बात करें तो बहुत लेंदिंग टॉपिक है, तो इसे याद करने के लिए आपको बहुत आराम से काम करना है। आपके में दिया होगा फर्स्ट पेज में, जब आप डायमेंशन पढ़ेंगे तो कोई भी बुक हो उसमें आप देख लीजिएगा कुछ सूत्रों को लिखा गया है, तो उन सूत्रों को आप पता कर लीजिएगा और उन सूत्रों की सहायता से हम लोग बीमी सूत्र बहुत ईजिली वे में निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो न्यूटन ने एक नियम दिया था F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये न्यूटन का दिया गया नियम है और यही जो होता है G, यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो अगर मैं इसका इधर गुणा कर लूँ तो F गुणे r स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा m1 गुणे m2 बराबर में क्या G। तो बल का मात्रक क्या, बल का भी जो डायमेंशन है मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। देखिए यहाँ पे बल का है ml और t पर -2 और ये दूरी है, ये जो r है यह दो पिंडों के बीच की दूरी होती है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी बस आप इतना समझें कि हाँ इसका बीमी सूत्र निकलेगा कैसे, ठीक है। तो ये दूरी है तो यहाँ पर दूरी का स्क्वायर, दूरी को l से लिखा जाता है, कोई बात नहीं। ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान मिलेगा, तो द्रव्यमान को m से लिखा जाता है ना, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए m पर 1 है, नीचे m पर 2 है, तो m पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। l 1 है और l पर यहाँ पर 2 है, l पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और t पर -2। ये जो हमारा निकला है ये कैपिटल G का क्या है, बीमी सूत्र है। क्लियर है। तो कैपिटल G जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पेशेंस बना के इस टॉपिक को समझना है। कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि कोण का क्या होगा, तो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप एक प्रकार से लंबाई होती है सर्किल में और त्रिज्या भी उसकी एक प्रकार से लंबाई होती है, तो इसलिए यह क्या मिला, L पर क्या मिलेगा 0। तो L पर 0 का दैट मीन्स क्या, यह एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसमें m भी आप 0 लिख सकते हैं, L भी 0 और t भी 0। तो अगर पूछ देता है कोई ऐसी भौतिक राशियाँ भी होती हैं क्या जो डायमेंशन लेस होती हैं, जो बीमाहीन होती हैं, तो उसमें इसका भी नाम आ जाता है कोण का, क्योंकि एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, मतलब बीमाहीन होगा। इसी प्रकार से हम लोग विकृति का बात करें, चलिए मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ। हाँ, अगर हम लोग विकृति की बात करें, जैसे विकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, STRAIN स्ट्रेन। तो अगर विकृति का हम लोग कहें तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। विकृति को क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ यानी लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L। ये होता है स्ट्रेन, विकृति। तो बताइए लंबाई बटे लंबाई, अर्थात ये क्या हो गया, कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो इस प्रकार से m पर 0 हो जाएगा, L पर 0 और t पर 0। ये भी एक प्रकार से डायमेंशन लेस ही है, मतलब इसका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है विकृति का। फिर अगर हम लोग बात करें प्रेशर पर, PRESSURE, प्रेशर। प्रेशर मीन्स होता है दाब, और दाब का जो सूत्र होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है mLT-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है, L का स्क्वायर। तो m पर 1 है, ऊपर आपको दिख ही रहा है, L पर 1 है, नीचे 2 है,
तो ऊपर जाके घट जाएगा, 1 में से 2 -1 हो जाएगा और T पर -2। तो इस प्रकार से प्रेशर का ये डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें एनर्जी का, एनर्जी, तो एनर्जी एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा है। और जो ऊर्जा, तो ऊर्जा का हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा का जो हमने जो है जो कार्य होता है, कार्य भी तो एक प्रकार से ऊर्जा ही है। तो जो कार्य का होगा वही एनर्जी का होगा, अर्थात कार्य का कभी हम लोगों ने पीछे निकाल चुका है ml2 T पे पावर -2। तो कोई भी ऊर्जा हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाए, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, सभी का डायमेंशन यही होगा। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का, तो इसका भी क्या हो जाएगा ml2 T पे पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है I बराबर, वह क्या होता है mr²। तो बाबू यहाँ पे m क्या है, m यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, द्रव्यमान है। m r², r क्या है यहाँ पर लेंथ होता है, तो ml²। अब इसमें देखिए t नहीं है, तो t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t को हम लोग 0 भी दिखा सकते हैं। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसी प्रकार से और भी है, जैसे सरफेस टेंशन का है, सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन का होता है, अर्थात T बराबर F/L, यानी एकांक लंबाई पर, किसी पृष्ठ की सतह के एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है वही क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो सरफेस टेंशन का अगर हम लोग देखेंगे तो F का तो हम लोगों को पता है ml/T पे पावर -2 होता है, और L नीचे है, इसका L होगा, L से L हट जाएगा तो क्या हो जाएगा m/T पर पावर -2। ये हमारा किसका निकल जाता है, सरफेस टेंशन का, ये क्या निकल जाता है, बीमी सूत्र निकल जाता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टार्क का बताऊँ, जड़त्वाघूर्ण का। तो टार्क को अगर मैं ले रहा हूँ तो टार्क का क्या होता है, F/D होता है। ये तभी संभव हो पा रहा है जब आपको फार्मूला पता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप बीमी सूत्र नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फार्मूले पे ही बेस्ड होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि टॉर्क क्या होता है, तो जो टार्क होता है, टार्क का जो फार्मूला होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का तो पता है ना, ml/T पे पावर -2, और विस्थापन एक प्रकार से लंबाई ही है, तो इसका क्या मिल गया ml/2 T पे पावर -2। तो ये हो गया टार्क का। एक और मैं लेता हूँ स्ट्रीज, स्ट्रेन का तो मैंने बताया आपको, स्ट्रेन क्या होता है, बीमाहीन डायमेंशन लेस होता है। और इसी प्रकार से स्ट्रेन का देखेंगे तो स्ट्रेन जो होता है वो F/A होता है, सॉरी स्ट्रीज, STREES, स्ट्रीज जो होता है इसका जो फार्मूला होता है F/A होता है। तो दैट मीन्स F यहाँ पे क्या है, F है ml/T पे पावर -2/L का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई भी L में होती है, लंबाई भी L में, तो इसलिए A का जो होगा वो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ml-1 और T पे पावर -2, ये आपको मिल जाएगा स्ट्रीज का। इसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये आपको ये बताता है कि फर्स्ट मीडियम में आपकी वेलोसिटी कितनी है, v1 और बटे v2,
और सेकंड मीडियम में कितनी वेलोसिटी है। तो जब ऊपर नीचे सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस ही हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा ना आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m पर 0 मिलेगा, l पर 0 और t पर 0। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अर्थात v1/v2। ये जो v1 होता है फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी होती है और ये सेकंड मीडियम में वेलोसिटी होती है। ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट लेता हूँ, जैसे एक और डायमेंशन लेस है, उसे हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड एक प्रकार से बल ही तो है और एफर्ट भी एक प्रकार से बल है। तो ये भी बल है, ये भी बल है। तो बल का जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, mlt पे पावर -2 और नीचे भी mlt पे पावर -2। तो पहली बात तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कट जाएगा। तो m पे कितना हो जाएगा 0, l पर 0 और t पर 0। ये सब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ऐसे जो भी ऊपर नीचे कट जाए समझ जाइए वो डायमेंशन लेस ही है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का देख लीजिए, हाँ इम्पोर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये विभवांतर क्या होता है। तो v बराबर आपको पता है W/Q होता है, और W भी एक प्रकार से क्या है, कार्य है ना। W भी एक प्रकार से कार्य है, तो बल गुणे विस्थापन आपको पता है। और Q का क्या होता है, Q बराबर IT होता है, ये भी आपको पता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बराबर IT से। चलिए सबसे पहले यहाँ से बल को हम लोग क्या लिखते हैं, ml/2 t पावर -2 हो जाएगा। नीचे I एम्पियर है ना, धारा को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, A से, और टाइम को t से। तो ये दोनों ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ml/2 t पे पावर -2 A यूनिवर्स और t पर -2। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मैं निकाल देता हूँ। बोल्ट्जमैन नियतांक, तो ये जो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है इसको निकालने के लिए आपको याद करना पड़ेगा PV बराबर KT, और यही जो K होता है यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अर्थात PV/T इक्वल टू क्या हो गया, K हो गया। ये P क्या है, प्रेशर है। तो दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। V क्या होता है, V का LQ हो जाएगा, अर्थात L इंटू एरिया अपान में क्या, टाइम। A से A आपका कट जाता है तो आपको क्या मिलेगा, बल का तो आपको पता है mlt -2, और एक L और है तो L2 हो गया, और अपान में क्या, T। तो और सॉल्व करेंगे तो L पर 2 और T पर क्या हो जाएगा, -3। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का।
जैसे मैंने आपको बल का बताया है कि बल क्या होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, सही तो है। ए से ए कट गया, और एफ का क्या होता है, एफ बराबर एम में, तो एम एल टी पावर -2, और यहाँ से ये हो गया। हाँ, और ये जो टी होता है, टी एक प्रकार से टेम्परेचर है। तो आप ऐसा कीजिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एफ बराबर होता है एम में, और एम का क्या होता है, मॉस होता है ना ए, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम एल टी -2 ये क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा। एम एल टी -2 ये बल का हो जाएगा, और ये टेम्परेचर होता है। तो इसको आप उसमें ले जा करके मत ऐड कर दीजिएगा, आप इसे -2 ही रहने दीजिए, एम एल टी पावर -2। और ये टेम्परेचर आप इसे थीटा ऐसे भी बोल सकते हैं। ये चूँकि टेम्परेचर भी इसे लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं, एम एल टी पे पावर -2 अपान में क्या, थीटा। तो थीटा जब ऊपर जाएगा तो आपका क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। क्लियर है। तो ये होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर बोलता है एक प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ ये प्लैंक कांस्टेंट क्या है। तो प्लैंक कांस्टेंट को समझने के लिए ई बराबर आपको समझना पड़ेगा एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। और आपको जो ये ई, जो ये न्यू दिख रहा है, सॉरी जो ये एच दिख रहा है, यही प्लैंक कांस्टेंट है। तो ई अपान न्यू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई अपान एफ। ये फ्रीक्वेंसी होती है। ई एक प्रकार से क्या है, आपका वर्क है। ई एक प्रकार से क्या है, वर्क है। और ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही आवृत्ति है। तो वर्क का हम लोगों ने पढ़ा है ml2 t पे पावर -2, और फ्रीक्वेंसी का 1/t। तो t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा उसमें जा कर के। तो ml2 और t पे -2, और इसका 1 ऊपर जाएगा तो +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। ये आपको आना चाहिए। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक। ई बराबर एच न्यू से आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का ये भी आपको 11 में मिलने वाला है, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम लोग लिखाएंगे कोणीय वेग का, तो कोणीय वेग का हो जाता है, जो इसका फार्मूला बनता है वो v/r बनता है। और v का क्या होता है, LT-1 होता है डायमेंशन। और r एक प्रकार से क्या है, r एक प्रकार से रेडियस होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो l हो जाएगा, ये कट करके क्या आ जाएगा, t-1। तो t-1 आपको जहाँ पे दिखे समझ जाइए एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होती है f, कहीं कहीं न्यू भी लिख देता है। ये होता है 1/t। तो t ऊपर जाएगा तो t पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का भी आपको दिमाग में रखना है। यानी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या है, डायमेंशन सेम ही है। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम का ले लीजिए। एंगुलर मोमेंटम, तो अगर हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम का, तो इसका जो L बराबर होता है mvr होता है फार्मूला। m मास है और ये वेग है, तो वेग का LT यूनिवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा L का। r क्या है, एक प्रकार से डिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ml2 t पे पावर -1। ये आपका हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का। इसके बाद कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायमेंशन निकालने के लिए सूत्र की भूमिका कितना इम्पोर्टेंस है। बिना सूत्र के हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया। जैसे रेजिस्टेंस देखा तो R बराबर क्या होता है, V बटे I। V बराबर I इंटू R ओम का नियम है, तो यहाँ से R बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, V बटे I कर लेंगे। और ये जो V होता है विभवांतर है, एक प्रकार से ये क्या है, वर्क को बताता है। और ये I क्या है, I, तो I एक प्रकार से क्या है, आपकी धारा है। और तो धारा को आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए जो विभवांतर होता है वह क्या होता है। तो एकांक आवेश को जब अनंत से हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर। तो V को बेसिकली हम लोग वर्क अपान क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, वर्क अपान चार्ज इनटू, इसमें मल्टीप्लाई है करंट का, इसमें मल्टीप्लाई है किसका, करंट का। ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने कहा R बराबर V बटे I, तो V होता है वर्क अपान चार्ज और इनटू क्या है, इसमें करंट I है। तो वर्क का हम लोगों ने निकाल रखा है। चलिए वर्क को मैं वर्क ही रहने देता हूँ अभी, या मैं लिख ही देता हूँ, ml2 T⁻⁻², ठीक है। और ये आप चार्ज देख रहे हैं, तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो I को किससे, A से लिखते हैं और T को T से लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए करंट को किससे लिखेंगे, A से लिखेंगे। तो ml2 T⁻⁻² नीचे क्या हो गया, A² इंटू T हो गया। तो आप इसे जब ऊपर ले जाके बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, आप देख सकते हैं, m और L पर 2 और T पर कितना बनेगा, -3 बनेगा। ये आपका होता है रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशन। इसी प्रकार से डेंसिटी का हम लोग ले लें, डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होती है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। तो मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका डायमेंशनल सिंबल ये है, और वॉल्यूम का LQ है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ml-3 हो गया। तो ये होता है डेंसिटी का। एंगल का मैंने आपको बताया ही है, सॉलिड एंगल का भी मैंने बता दिया है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्लास बहुत लंबा होने वाला है। तो कुछ हम लोग महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का हम लोग पहले सूत्र याद कर लेते हैं, और उन सूत्र की सहायता से हम लोग बीमी सूत्र बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर है, और मैंने जो है डायमेंशन से शुरू किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।